टॉर्क, किसी भी डायपोल पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला, उसका हमको डेरिवेशन करना है। देखिए कैसे, पहले समझिए टॉर्क क्या है। टॉर्क कोई भी बॉडी ले लो किसी भी तरीके की, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं इस तरीके से, और एक केस में हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस तरीके से लगाए ऐसे। जैसे इस वाले केस को आप देखें, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। और बाय डेफिनेशन टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक, अब यहां दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी? 0। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई तो इस केस में टॉर्क कितना हो गया? नेट 0। ठीक, अब इस केस में आइए, यहां भी कैसे फोर्सेस लग रहे हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट, पूरी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। बट इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर सेपरेशन, मान लीजिए सेपरेशन कितना है? तो अब इस केस में टॉर्क लगेगा। क्या होगा टॉर्क डेफिनेशन से? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब F इनटू R। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड में लिखा है, वेक्टर यूज नहीं करा गया। ठीक है, तो टॉर्क केवल तभी लगता है जब दो फोर्सेस आपके जो है इक्वल एंड अपोजिट हो और उनके बीच में क्या हो? सेपरेशन, तभी क्या रहेगा? टॉर्क। इसी कॉन्सेप्ट से हम टॉर्क लगाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले भी आपको शायद बताई होगी मैंने, कि ये ध्यान रखना है, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर कितना लगता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने बताया था E इक्वल टू होता है F/Q, तो यहां से फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा? Q इन, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा हो Q, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? F इक्वल टू Q इंटू V। अब हम आपको डायपोल रख के दिखा रहे हैं इसी पोजीशन में। ये हमने ली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से, इसमें हमने ये डायपोल रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये -Q और ये क्या है? +, और इसका सेपरेशन कितना है? 2 है। और P वेक्टर का मैंने बताया था डायपोल मूवमेंट वेक्टर -Q से प्लस। मान लीजिए ये P वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमने ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस तरीके से रखा है कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक, अभी हमने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, कितना बताया था? Q इंटू E। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना बताया था? Q इंटू E। ठीक, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ और यहां से इस पे आप क्या डाल दीजिए? परपेंडिकुलर, इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन चल रही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। सपोज कर लो ये A, इसको पॉइंट मान लो B और इसको मान लो C, और ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब दोनों फोर्सेस को देखिए, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप ट्रायंगल ले लीजिए A B C, ये वाला ट्रायंगल आप कंसीडर करिए।
इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में आप निकालिए साइन थीटा, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एसी और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, एबी। अब आप देख रहे हैं एबी की वैल्यू कितनी है, 12, तो इसे लिख सकते हैं एसी अपॉन एबी, सॉरी 12। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एसी इज इक्वल टू 12 साइन, ठीक। अब टॉर्क का फॉर्मूला लगाइए। टॉर्क क्या होता है, फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों पे, क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अभी आपने निकाली, कितनी निकाली, 12 साइन थीटा, दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क कितना हुआ, क्यू इंटू 12 को साथ साथ ले लो, ई को अलग कर दो, साइन थीटा अलग से रख दिया। अब सिंस क्यू इंटू 12 क्या होता है, ये होता है पी, तो यहां से टॉर्क कितना हो जाएगा, पी इंटू ई साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला। तो अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखोगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये स्केलर फॉर्म है। आप जानते हैं टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है, 5 एक्सियल वेक्टर होते हैं, रोटेटरी मोशन में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वो सब एक्सियल वेक्टर होती है। तो टॉर्क यहाँ पर एक्सियल वेक्टर है। फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। क्या फॉर्मूला है, टॉ है पी ई साइन थीटा, टॉ एक्सियल वेक्टर है, पी भी एक वेक्टर है, पीछे बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अब साइन किसके साथ आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आता है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म का फॉर्म, ठीक। अब आप इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैं नोट करके बता रहा हूं। टॉ इक्वल टू क्या है, पी साइन थीटा। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने डायपोल को ऐसे रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू और ये पी वेक्टर। आप देख रहे हैं थीटा किसके बीच एंगल था, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच। तो थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, पी और ई पैरेलल है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, पी ई साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0, तो टॉर्क कितना हो गया, 0, ठीक। अब इसी तरीके से इसी तरीके केस 180 डिग्री के लिए बनाया, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें भी आपका टॉर्क 0 लगेगा, तो वो वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूं। नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू ये प्लस, ठीक। ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, पी और ई के बीच का एंगल। तो इस केस में टॉ क्या होगा, पीई साइन 90। आप जो स्टूडेंट जानते हैं साइन 90 कैसा होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे टॉ कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये कितना होगा, पी, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, पी इंटू ई, पी डायपोल मूवमेंट है और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरीके से अगर कोई डायपोल है, हमने उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है डायपोल, इस तरीके से, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जब डायपोल को रखा तो देखिए इधर आपका फोर्स लगा क्यू ई, इधर फोर्स लगा प्लस 2 पे क्यू ई, ठीक। डायपोल मूवमेंट वेक्टर है ये थीटा है। नेट फोर्स डायपोल पे कितना है, ये देखिए आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ठीक। तो नो ट्रांसलेटरी मोशन,
P क्रॉस E। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि अगर हम P को E की ओर रोटेट कराएं तो हमें टॉ वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा, P वेक्टर इधर है, E वेक्टर इधर है। P क्रॉस E का मतलब होता है P को आप E की ओर रोटेट करा रहे हैं। क्या मतलब होता है P क्रॉस E का? P को आप E की ओर रोटेट करा रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मतलब होता है A को B की ओर रोटेट करा रहे हैं, एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। तो P क्रॉस E का मतलब हुआ P को E की ओर रोटेट हो रहा है, मतलब P वेक्टर E वेक्टर की ओर ये ऐसे रोटेट हो रहा है। कैसा रोटेशन हुआ ये? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वेक्टर हमारा कैसा जाता है? इनवर्ड्स। क्लॉकवाइज में वेक्टर इनवर्स जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में किधर जाता है? आउटवर्ड। अब यहाँ P क्रॉस E है, मतलब क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब हमारा वेक्टर किधर जा रहा है? अंदर। जो अंदर वेक्टर इन साइड में जा रहा है वो कौन सा है? टॉप। इसका मतलब टॉप वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्मली इनवर्स टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मली इनवर्स टॉप वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया टॉर्क वेक्टर का। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता रहा हूं। इसमें अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है यूनिफॉर्म। तो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो, नो ट्रांसलेटरी मोशन बट रोटेटिव मोशन होता है। अगर इसी तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग पेपर इसलिए टफ लगता है क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं और यही कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स का पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल होता है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का भी और कॉम्पिटिशन का भी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जगह जगह अलग अलग है। तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कैसे भी डायपोल रखिए, आप ऐसे रखिए डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। इस पोजीशन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो इधर कितना फोर्स लगा? QE1 और इधर कितना फोर्स लगा? QE2। आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अपोजिट बट इक्वल नहीं है। जब इक्वल फोर्स नहीं है तो उस केस में नेट फोर्स कितना होगा? हो जाएगा QE1 डिफरेंस QE2, मतलब नेट फोर्स लग रहा है। जब नेट फोर्स लग रहा है देयर इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जब भी नेट फोर्स लगता है डायपोल पे, ध्यान रखिएगा, जब भी नेट फोर्स लगेगा रोटेटरी मोशन नहीं होगा, केवल कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर इस पोजीशन से डायपोल किसी भी कंडीशन में इस पोजीशन पे आ जाए, कुछ भी केस बन सकता है आपका। मैं सारे केसेस यहां डिस्कस नहीं कर सकता हूं, थोड़े केस आपको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि और भी केस इससे बन सकते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरिएबल होगी, इस डायरेक्शन में वेरिएबल है लेकिन इस डायरेक्शन में कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेरिएबल है बट इस डायरेक्शन में कैसी है? कांस्टेंट। तो इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। मान लो E है तो इधर फोर्स कितना लगा? QE और इधर फोर्स कितना लगा? QE। अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इनके लाइन ऑफ एक्शन आप देखिए मीट नहीं कर रहे हैं, दोनों में क्या है? सेपरेशन। जब दोनों फोर्सेज में सेपरेशन है तो नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। अब इस पोजीशन पे टॉर्क 0 नहीं है बट टॉर्क लग रहा है तो ये क्या करेगा? टॉर्क के कारण एक्सियल क्लॉकवाइज पोजीशन में मूव करेगा। तो जैसे ही इस पोजीशन से आके ये इस तरीके से मूव कर जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी और इस पे क्या लग जाएगा? नेट फोर्स लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में केवल डायपोल पे टॉर्क तभी लगता है जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है? परपेंडिकुलर।
और टॉर्क लगते ही ये क्या करता है, रोटेट करता है, और रोटेट करने के तुरंत बाद इस पर क्या लग जाता है, इस तरीके से नेट फोर्स। तो इसका मतलब इस पोजीशन में इस पे क्या लगेगा, इस पोजीशन में इस पे जो है टॉर्क के बाद टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लग रहा है। तो टॉर्क जो लग रहा है उसके कारण इसमें रोटेटरी मोशन होगा और नेट फोर्स के कारण इसमें कौन सा होगा, ट्रांसलेटरी। मीन्स जब इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन। कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है और घुमा के आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और फिर इन द ब्लैंक्स में भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट मैं आपको क्लास में इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो उससे पहले आप चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है।